कंपनी फाइनल अकाउंट। व्हाट इज कंपनी फाइनल अकाउंट्स? कंपनी के फाइनल अकाउंट्स मतलब क्या? वही बेटा जो आपने बचपन में प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में पढ़े थे, फाइनल अकाउंट्स। पार्टनरशिप बिजनेस में फाइनल अकाउंट पढ़ रखे हैं। वैसे कंपनियां भी अपने क्या बनाती हैं बेटा? फाइनल अकाउंट्स बनाती हैं, और वो बनाती हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 अब कंपनीज एक्ट। कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी के अकॉर्डिंगली बनाना पड़ते हैं। मतलब अपनी कंपनी बैलेंस शीट, P&L जो भी बनाती है वो कैसे बनाती है बेटा? अपने शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली ही बनाती है। व्हाट अबाउट इस शेड्यूल 3? क्या होता है शेड्यूल 3? उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इंपॉर्टेंट। कंपनी अपने फाइनल अकाउंट बनाती है कैसे? अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3। मोटी सी आपने बचपन में एक एनुअल रिपोर्ट देखी होगी। उस एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, वो सब हमको डिटेल में पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं? मतलब बैलेंस शीट, P&L के अलावा और भी चीजें होती हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कशंस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? दैट्स अ फाइनल अकाउंट। क्लियर है कि नहीं? तो हम सब पढ़ने वाले हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर हमसे तो बचपन में छोटी सी बैलेंस शीट में हमारी हालत ये हो जाती थी। ठीक किया उसने। चल ओए खिसक दे दो। हाँ ओ खिसक शाबाश। ओए तेरे को बाहर निकलने के लिए किसने कहा? चल बैठ अंदर। हाँ जी चल भाई चल। ओए कमरे कहीं के ठहरो, सिकुड़ जाओ, लग जाओ दरवाजा थोड़ा सिकुड़ जाओ। चल हम सेट टैली करने जाते थे तो लाइबिलिटी टैली नहीं होती थी, और लाइबिलिटी टैली करने जाते थे तो सेट टैली नहीं होती थी, और हमारी छोटी सी बैलेंस शीट टैली नहीं होती थी। कंपनी की तो इतनी बड़ी बड़ी बैलेंस शीट्स होती हैं, वो अपनी बैलेंस शीट टैली कैसे करती होंगी? समझ में आएंगे नहीं? तो वो सारी बातें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपकी बैलेंस शीट प्रॉपर टैली रहेगी। क्लियर है कि नहीं? तो वो कैसे टैली करना है, कैसे बैलेंस शीट बनाती हैं, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इट इज टोटली प्रैक्टिकल चैप्टर। थ्योरेटिकल बातें बहुत कम होंगी, प्रैक्टिकल बातें बहुत ज़्यादा होंगी। क्लियर है कि नहीं? इंपॉर्टेंट इज दैट एनुअल रिपोर्ट्स जो होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स जो होती हैं उसके अंदर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा और भी चीज़ें होती हैं। सबसे ऑब्जेक्ट पहली चीज तो ये होती है कि कंपनी अपने फाइनल अकाउंट क्यों बनाती है। सीधी भाषा में बात क्या भाई, P&L की जरूरत क्या है, बैलेंस शीट की जरूरत क्या है? तो बेटा फॉर कॉस्टिंग बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है फ्यूचर देखना। क्या देखना बेटा? फ्यूचर। भाई कंपनी अपना आज परफॉर्मेंस तय करेगी, तो आज के परफॉर्मेंस के बेसिस पर फ्यूचर उसका डिसाइड होगा कि नहीं। जैसे आप CS पास हो गए तो आपका फ्यूचर डिसाइडेड होगा, मतलब रिजल्ट पर ही सब कुछ बेस करता है कि नहीं। तो कंपनी का रिजल्ट क्या होते हैं? उसके एनुअल अकाउंट्स होते हैं जो कंपनी को बनाना पड़ते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। क्लियर है कि नहीं? तो कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाती है? बेसिकली बैलेंस शीट, P&L परफॉर्मेंस क्यों निकालना चाहती? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखना चाहती। कंपनी में प्रॉफिट है या कंपनी में लॉस है? अगर कंपनी में प्रॉफिट्स हैं तो कहां से और प्रॉफिट बढ़ाए जा सकते हैं? अगर कंपनी में लॉसेस हैं तो लॉसेस को कम कैसे किया जा सकता है? या कोई प्रोडक्ट ऐसा है बिजनेस का जो प्रॉफिट देगा ही नहीं, तो क्यों ना उसको क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए, डिसकंटिन्यू कर दिया जाए उस बिजनेस को। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस किसके थ्रू लिए जाते हैं बेटा? कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही लेती है। समझ में आ रहा कि नहीं? जैसे आपका 12th का रिजल्ट आया तो उसके बाद आपने डिसाइड किया कि यार मेरे को CS करना है, और मैं कर सकता हूं। समझ में आएगी नहीं? सेम कंपनी भी अपने फाइनल अकाउंट बनाने के बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखती है, इसलिए कंपनी को अपने क्या बनाना पड़ते हैं बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आएगी नहीं? और लिस्टेड कंपनियां एक बार नहीं, 3-3 बार, 4-4 बार क्या बनाती हैं? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती हैं, मतलब क्वार्टरली बेसिस पर बनाती हैं, हर 3 महीने में। समझ में आया कि नहीं? क्या फटाफट बोलो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर एक क्वार्टर क्या होता? शॉर्ट वीडियो है, देखो जरा। है। और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि जब तक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना और उन्हें इंटरप्रेट करना नहीं सीखते हो, तब तक आपको खुद स्टॉक सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए। कंपनी अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्वार्टरली यानी हर तिमाही में डिक्लेयर करती है, और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट बनाती है। एक क्वार्टर मतलब 1/4। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 का 1/4 मतलब 3।
सो एक क्वार्टर मतलब 3 महीने, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। सो फर्स्ट क्वार्टर दैट इज Q1 मतलब 1 अप्रैल टू 30 जून, सेकंड क्वार्टर दैट इज Q2 मतलब 1 जुलाई टू 30 सितंबर, थर्ड क्वार्टर दैट इज Q3 मतलब 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, और फोर्थ क्वार्टर दैट इज Q4 मतलब 1 जनवरी टू 31 मार्च। तो कंपनी कितने बार अपने फाइनल अकाउंट बनाती है बेटा? 4 बार। एक क्वार्टर मतलब 3 महीने, ना 30 ml नहीं तो आपका कुछ और भी दिमाग चला गया होगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। एक क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 3 महीने। 3 महीने में क्या बनाती है अपने फाइनल अकाउंट? मतलब ऐसे कितने बार बनाती हैं कंपनियां? 4 बार। क्लियर है कि नहीं? बोलो। अभी 4 बार एनुअल रिपोर्ट क्यों बनाती हैं? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज इनसे इंफॉर्मेशन मांगता है क्वार्टरली बेसिस पर, इसलिए इनको बनाना पड़ते हैं लिस्टेड कंपनीज को। लास्ट में एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सारे बच्चों को पता है क्या बोलते हैं हम? एनुअल रिपोर्ट्स। क्या बोलते हैं बेटा? एनुअल रिपोर्ट्स। उसमें केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं और भी रिपोर्टिंग होती है। डायरेक्टर रिपोर्ट होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट होती है, और वैल्यू एडेड स्टेटमेंट होते हैं, मार्केट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट होते हैं, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट होते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट होता है। ढेर सारी रिपोर्टिंग मिलके एनुअल रिपोर्ट्स बनती है। लेकिन अभी इस चैप्टर में हम पूरी एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे, केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर? दैट्स इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कंपनी अपनी कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है, कौन सा सेक्शन बोलता है उनको मेंटेन करने के लिए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और क्या करेंगे? और पढ़ेंगे बेटा हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बनाएगी, मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा पढ़ेंगे हम इसके अंदर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। कंपनी किस तरह से मैनेजरियल रिम्यूनरेशन देगी? भाई मैनेजर साहब ने काम किया, मेहनत करी, तो उनको कुछ ना कुछ क्या मिलना चाहिए? रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो कौन कौन से सेक्शंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, कैलकुलेशंस कैसे होती है मैनेजरियल रिम्यूनरेशन की, वो डिस्कशन करेंगे। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, दैट इज द डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट। हमने बोनस इशू पढ़ा, राइट इशू पढ़ा था कि नहीं? और बड़ा था कि हम उसमें हम फ्री रिजर्व यूज वगैरह करते हैं। फ्री रिजर्व वो होते हैं जिनसे कंपनी क्या बांट सकती है? डिविडेंड। तो कंपनी अब डिविडेंड कैसे बांटती होगी उसकी बात भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर में बेसिकली मैं आपको 3 बातें डिस्कस करूंगा। क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा एक और चीज है, इनकम टैक्स। गवर्नमेंट को इनकम टैक्स कैसे पे करते हैं उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। क्लियर है कि नहीं? मतलब कुल मिला के 4 बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करें एक एक करके। सबसे पहले छोटी छोटी सी बातें, हमारे कंपनीज एक्ट की बात करते हैं सबसे पहले। तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट का सेक्शन 128, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 128 बोलता है कि हर एक कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेंगी। भाई बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना है, कौन बोलता है ऐसा? कंपनीज एक्ट। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 128 बोलता है हर एक कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेंगी और रखना पड़ेंगी रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। कहां रखना पड़ेंगी बेटा? रजिस्टर्ड। मतलब डायरेक्टर साहब ऐसा नहीं कर सकते कि बुक्स ऑफ अकाउंट उठाएं और उठा के बैग में रखी और घर ले गए और घरवाली की तिजोरी में रख रखी है। नहीं साहब, कहां रखी होना चाहिए सारी बुक्स ऑफ अकाउंट? रजिस्टर्ड ऑफिस में होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। डबल एंट्री सिस्टम पर होना चाहिए। आप सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करोगे। कौन सा सिस्टम फॉलो करोगे? डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करोगे। क्लियर है कि नहीं? अक्रूअल बेसिस पर होना चाहिए। कौन से बेसिस पर? अक्रूअल। आपने पढ़ा था बहुत सारे सिस्टम होते हैं। कौन कौन से सिस्टम होते हैं? कौन कौन से सिस्टम होते हैं? तो आपने ढेर सारे सिस्टम पढ़ रखे हैं। कैश सिस्टम होता है, हाइब्रिड सिस्टम होता है कि नहीं? बट ये नहीं करना आपको, आपको एक ही सिस्टम फॉलो करना है। कौन सा सिस्टम फॉलो करना है? अक्रूअल सिस्टम फॉलो करना है। अक्रूअल सिस्टम बेसिस पर होंगी। हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर ईयर की बनाना पड़ेंगी, सेपरेट सेपरेट रखना पड़ेंगी। क्लियर है कि नहीं? ऐसा नहीं कि एक चालू करी, जब तक कंपनी वाइंडिंग अप में नहीं जाएगी तब तक चलती रहेगी। भाई एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अलग अलग आपको क्या करना पड़ेंगे? एवरी फाइनेंशियल ईयर की अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट ऐसी बनाना है जो ट्रू एंड फेयर व्यू दें। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये सारी बातें कौन बोलता है ऐसा? हमारा सेक्शन
128 सेक्शन 128 बोलता है कि साहब बुक्स ऑफ अकाउंट रखना पड़ेंगी और ये सब करना पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं? एनी डाउट? ठीक है सर, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर ली, अब क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो गई तो अब क्या बनाओगे? इनकी हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबको समझ में आएंगे नहीं? तो सेक्शन 128 चार बातें बोलता है इंपॉर्टेंट कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगी, सेपरेटली मेंटेन करना पड़ेगी, अक्रूअल बेसिस, डबल एंट्री बेसिस पर होना चाहिए, और लास्ट वन इज रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ेंगी। क्या ये बात समझ में आई? तो ये चार बातें हमारी कौन बोल रहा है? सेक्शन 128। पूछें तो इन चार बातों को लिख के आ सकते हो कि नहीं इजीली? पक्का? तो दैट्स इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है बेटा हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि भैया कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, उसके बाद उसको एनुअल रिटर्न जमा करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी बेटा? एनुअल रिटर्न प्रिपेयर करना पड़ेगी। इन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 92 ऑफ कंपनीज एक्ट, every company should prepare the annual return in the form prescribed by Companies Act 2013, signed by a director। annual return पे साइन होगा किसका? डायरेक्टर का। और किसका? कंपनी सेक्रेटरी का। और देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो किसी कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस कर रहा है उससे साइन करवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? एनुअल रिटर्न बनाना पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं? प्रोवाइडेड, लेकिन यहां छूट है किसको? रिलेशन ऑफ 1% कंपनी और स्मॉल कंपनीज को। द एनुअल रिटर्न शुड बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। समझ में आ रहा कि नहीं? तो यहां 1% कंपनी को छूट दी गई है, बाकी किसी को छूट नहीं। 1% कंपनी और कौन सी कंपनी? स्मॉल कंपनीज को। तो बोल रहे हैं प्रोवाइडेड इन रिलेशन ऑफ 1% कंपनी स्मॉल कंपनी द एनुअल रिटर्न शुड बी साइन बाय द कंपनी सेक्रेटरी, और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी तो फिर कौन साइन कर सकता है? केवल डायरेक्टर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? मतलब उसको कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस में है उससे साइन कराने की जरूरत नहीं है। किसको? सारे बच्चे बताओ। ओपीसी और स्मॉल कंपनीज को। बाकी सारी कंपनीज को एक डायरेक्टर साइन करेगा और एक कंपनी सेक्रेटरी, चाहे आपके यहां कंपनी सेक्रेटरी हो या ना हो, उसके बिना एनुअल रिपोर्ट तैयार, एनुअल रिटर्न तैयार नहीं होंगे। द एनुअल रिटर्न शुड बी फाइल विद द रजिस्टर। एनुअल रिटर्न जो भी आप बनाओगे उसको किसके पास जमा करना पड़ेगा? आरओसी के पास जमा करना पड़ेगा विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर। कितने दिन के अंदर अंदर? 60 दिन के अंदर। सर ये 60 दिन कहां से गिनेंगे? व्हेन ईच ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग इज हेल्ड, जब आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी तब से। कितने दिन के अंदर अंदर? जोर से बोलो। 60 दिन के अंदर अंदर आपको जमा करना पड़ेंगे। और अगर एजीएम नहीं हुई तो इन एनी ईयर तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम should have been held along with the statement showing the reason of AGM was not held। तो जिस दिन आपने वो रीजन दिया था उस दिन से कितने दिन के अंदर अंदर? 60 दिन के अंदर अंदर आपको एनुअल रिटर्न जमा करना ही पड़ेगा। किसके पास? आरओसी के पास। ऐसा कौन बोलता है? फटाफट बोलो। सेक्शन 92। याद रहेगा कि नहीं? तो सर ये क्या भैया? एनुअल रिटर्न तभी बनेगा जब आपके क्या तैयार हो जाएं? बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि बिना उसकी हेल्प से क्या नहीं बना सकते आप? फटाफट बोलो। एनुअल रिटर्न जमा नहीं कर पाओगे। दैट्स इंपॉर्टेंट। क्लियर है कि नहीं? तो इंपॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भैया सेक्शन 192 इज सेक्शन 92 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कंपनी को अपने फाइनल अकाउंट्स भी बनाना पड़ेंगे अंडर सेक्शन 129। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 129 बोलता है कि कंपनी के डायरेक्टर साहब की ड्यूटी है कि वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। और कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए? वो जो जिसके अंदर इनका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह वगैरह जो भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनको बनाना पड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एजीएम में भी रखना पड़ेगा। कहां रखना पड़ेगा बेटा? एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर को बताना भी पड़ेंगे कि साहब ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, देख लो। ऑनर तो वही है ना? कौन है ऑनर? डायरेक्टर।
शेयर होल्डर की मीटिंग में दिखाओ उनको कि साहब हमने इतना कमाया, क्या खोया, क्या पाया, ये सब उनको दिखाओ भी। तो एजीएम में रखना भी पड़ते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई सारे बच्चों को कि नहीं? बहुत इजी है बेटा, सिंपल, सो सिंपल। क्लियर है कि नहीं भाई? सेक्शन 128 बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट रखो, रजिस्टर ऑफिस में रखो, डबल एंट्री सिस्टम पे बनाओ, एक्रूअल बेसिस पे बनाओ, ट्रू एंड फेयर व्यू देती हुई बनाओ, सच सच लिखो, झूठ का सहारा मत लो, ऐसा बोलते हैं। फिर बोलते हैं एनुअल रिटर्न भी बनाना पड़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेंगे, जो यहाँ वहाँ रखना पड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? हाँ, बच्चा बोल रहा है सर ये सब हमने लॉ में पढ़ रखा है। वेरी वेरी गुड, इससे अच्छी कोई बात हो सकती? मैंने रिवाइज करवा दिया, तुम भी खुश, हम भी खुश। क्लियर है? नहीं पढ़ाऊंगा तो भी दुख हो जाएगा तुमको कि हमारे स्टडी मटेरियल में दिया था, हमको नहीं पढ़ाया है। इसलिए मैं तो सारी बातें डिस्कस कर लेता हूँ। क्या ये सबको समझ में आ गया कि नहीं? दैट्स इंपॉर्टेंट। अब यहाँ एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट कि भैया एनुअल रिटर्न जो है कितने दिन के अंदर अंदर फाइल करना पड़ती है? तो 60 डेज इंपॉर्टेंट, 60 दिन के अंदर अंदर हमको एनुअल रिटर्न जमा करना जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी ड्यूटी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। क्लियर है कि नहीं? कब बनाएंगे? बिफोर द एजीएम, एजीएम होने के पहले पहले। दैट्स इंपॉर्टेंट। क्लियर है कि नहीं? तो ये तीन बातें हमारे लिए याद रहेंगी। सेक्शंस भी याद रखना है। एनुअल रिटर्न की हो गई 92, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 129 और बुक्स ऑफ अकाउंट की 128। इज दैट क्लियर? तो ये था बेटा हमारा कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कुछ बातें। सर कुछ और पढ़ाओ और बताओ, कुछ बातें और बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बातें और हम डिस्कस कर रहे हैं सर। विद इन 9 मंथ ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एजीएम होती है, तो अभी अपन डिस्कस करते हैं, चिंता मत करो, सारी बातें। इतना सबको समझ में आएंगी नहीं? दैट्स इंपॉर्टेंट। अब कुछ की डेफिनेशंस पढ़ेंगे पहले तो, उसके बाद आपको सारे आंसर्स दूंगा। की डेफिनेशन में सबसे पहले वर्ड आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया सेक्शन 129 बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। व्हाट अबाउट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इसको बोलते हैं। तो सेक्शन 2 क्लॉज 40, सेक्शन 2 क्लॉज 40 बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा? पहली चीज कंपनी की आएगी बैलेंस शीट। क्या आएगी बेटा? बैलेंस शीट। कंपनी को अपनी बैलेंस शीट बनाना पड़ेगी एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर एंड की क्या बनाना पड़ेगी बेटा? बैलेंस शीट बनाना पड़ेगी। और क्या बनाना पड़ेगा? साथ ही बनाना पड़ेगा उसको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको कि आजकल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। और अगर आपकी कंपनी एनपीओ हुई तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनेगा। क्या बनेगा? फटाफट बोलो। इनकम एक्सपेंडिचर। शॉर्ट में बोल रहा हूं तो हमको इसको इनकम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फटाफट बोलो। इनकम स्टेटमेंट। दो चीजें तो बनाना ही बनाना है। सारे बच्चे बताओ कौन कौन सी दो चीजें तो बनाना ही बनाना है? बोलो। सुनाई नहीं दिया मेरे को? बैलेंस शीट और क्लियर है कि नहीं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये तो बनानी है। साथ ही साथ कंपनी को बनाना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। जो भी फाइनेंशियल ईयर है उस ईयर का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगी। तीन चीजें होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, P&L, बैलेंस शीट और क्या बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है कि नहीं? तो ये तीन चीजें तो कंपनी को बनाना ही है। और क्या बनाएगी सर? और क्या बनाएगी इन तीन के अलावा? तीन के अलावा कंपनी को बनाना पड़ेगा एक, दैट्स इंपॉर्टेंट चीज, क्या? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। क्या बनाना पड़ेगा? फटाफट बोलो। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये भी सिखाऊंगा मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कैसे बनता है, अगर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है तो। सारी कंपनी के लिए नहीं, कुछ कंपनी के लिए। सर कौन सी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी? ऑल लिस्टेड कंपनी। सारी लिस्टेड कंपनी को स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाना है। अनलिस्टेड कंपनी, इफ द नेट वर्थ इज मोर देन 250 करोड़, ऐसी अनलिस्टेड कंपनियां जिनका नेट वर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, वो भी बनाएंगी। मतलब लिस्टेड कंपनी तो सारी की सारी क्या बनाएंगी? फटाफट बोलो। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। छूटी नहीं है लिस्टेड कंपनी को, तो उनको तो बनाना ही है। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी केवल वो जिनकी नेट वर्थ मोर देन 250 करोड़ हो। ध्यान रखना मैंने मोर देन बोली है, 250 करोड़ से
ज्यादा, अप टू 250 नहीं बोली, समझ में आ रहा कि नहीं? 250 करोड़ से 1 रुपए भी ज्यादा है तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं सर? और क्या बनाना पड़ेंगे? और बनाना पड़ेंगे नोट टू द अकाउंट्स। इन सब के क्या बनाना पड़ेंगे? नोट टू द अकाउंट्स, जिनको हम एडोक्सर्स वगैरह बोलते हैं। मतलब कुल मिला के 5 चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएंगी। सारे बच्चे बताओ कौन कौन सी 5 चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएंगी? पहली चीज क्या? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और लास्ट वन इज नोट टू द अकाउंट, जिसको आप एक्सप्लेनेटरी नोट्स या एनोक्जर्स बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कि नहीं? यहां एक ट्विस्ट ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ कंपनीज को बनाने की जरूरत नहीं है, छूट दी हुई है। कुछ कंपनियों को कौन सा स्टेटमेंट नहीं बनाना है? दैट्स अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहां बोलते हैं प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ 1% कंपनी, जो 1% कंपनी है वो कंपनियां, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनियां, इन कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। भैया 1% कंपनी का शेयर होल्डर एक ही है, उसको खुद पता है पैसा कहां आ रहा कहां जा रहा, तो उसको अननेसेसरी कैश एंड बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। स्मॉल कंपनी मतलब छोटी कंपनी, बहुत कम कैश का लेन देन होता है, इजीली समझ सकते हैं वो। डोरमेंट मतलब जिनके काम बंद पड़े हुए हैं, ना पैसा आ रहा ना जा रहा, तो बना के करेंगे क्या बेचारे गरीब? समझ में आ रहा कि नहीं? कैश फ्लो स्टेटमेंट में जीरो ऊपर दिखाएंगे, जीरो नीचे दिखाएंगे, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो बोले आप मत बनाओ। समझ में आ रहा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्रिस्टीना बोल रही सर एक इनएक्टिव कंपनी को डोरमेंट कंपनी बोल दें। गुड, बिल्कुल। इनएक्टिव कंपनी मतलब डोरमेंट कंपनी, जिनके दरवाजे बंद पड़े हुए हैं। समझ में आया कि नहीं? एनी डाउट? दैट्स इंपॉर्टेंट। अंडर सेक्शन 455, गुड बेटा, सेक्शंस भी याद है, देखो क्रिस्टीना सेक्शन भी पूरे पूरे याद है। सेक्शन 455 पूरे इनएक्टिव कंपनी मतलब डोरमेट कंपनी। गुड, अच्छा हुआ मेरा नॉलेज बढ़ गया। 455 डोरमेट कंपनी का है, याद रखूंगा मैं। अगली बैच में मैं खुद बताऊंगा। चलो इतना समझ में आएंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारा क्या बेटा, इन कंपनीज के ऊपर क्या नहीं लगता? कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं लगता। लेकिन यहाँ एक छोटा सा अमेंडमेंट भी हुआ था इसमें। अमेंडमेंट ये हुआ था कि इन्होंने एक कंपनी और जोड़ दी थी, एक कंपनी और जोड़ दी थी, एक कंपनी और जोड़ दी थी। हाँ, कौन सी कंपनी? स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। कौन सी बेटा? स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी जो है उसको भी क्या बनाने की जरूरत नहीं है? बोलो। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बोला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। इफ सच अ प्राइवेट कंपनी इज अ स्टार्टअप may not include the cash flow statement, that's amended। और ये हमारे कंपनीज एक्ट का स्टाइल था। समझ में आया कि नहीं? उनने बाद में जोड़ी प्राइवेट कंपनी। क्लियर है कि नहीं? दैट्स इंपॉर्टेंट। याद रहेगा कि नहीं? मतलब सेक्शन पहले पढ़ा दिया, फिर 462 में एक और लिख दिया, मतलब दिमाग खाली यही लिख देते। 462 कौन पढ़ेगा उतने दूर जाके? इधर 2 की बात कर रहे हैं, फिर 462। समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब कंपनीज एक्ट वाले बोलते हैं पूरा एक्ट पढ़ो साहब, आधा अधूरा एक्ट पढ़ोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। क्लियर है कि नहीं? तो दैट्स इंपॉर्टेंट। बोल रहे हैं साहब कि ये एक अमेंडमेंट है, इस पर भी लगेगा। इतना सबको समझ में आया कि नहीं? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सारे बच्चे क्लियर हो गए हैं? बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या हो गया? बैलेंस शीट सबको बनाना है, इनकम स्टेटमेंट सबको बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ लोगों को नहीं बनाना। किसको नहीं बनाना है भैया? स्मॉल कंपनी को नहीं बनाना, 1% कंपनी को नहीं बनाना, डोरमेंट कंपनी को बनाना, प्राइवेट कंपनी को नहीं बनाना। क्लियर है कि नहीं? एक और कौन सा था? कौन सा? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी किसको नहीं बनाना? अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ अप टू 250 करोड़, ऐसा बोल दो। अरे मैंने नहीं बनाना बोला, बनाना नहीं बोला। एग्जाम में ध्यान से सुनना, नहीं बना लिखा है कि बनाना लिखा है। मैंने बोला नहीं बनाना है। किसको नहीं बनाना? यही याद रखें ना हम, किसको नहीं बनाना?
अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ अप टू 250 करोड़, इनको नहीं बनाना, बाकी सबको बनाना। क्लियर? लिस्टेड को तो बनाना ही है, अनलिस्टेड को भी बनाना पड़ेगा। अगर उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा हो गई बनाना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो। और लास्ट एनेक्सर्स तो सबको बनाना है, नोट टू द अकाउंट सबको बनाना, उसमें कोई छूट नहीं है। समझ में आए कि नहीं? ये थे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक और चीज यहां पूछते हैं, भैया आप फाइनेंशियल ईयर गा रहे हो सर, ये फाइनेंशियल ईयर है क्या? तो सेक्शन 2 क्लॉज 41 डील करता है बेटा फाइनेंशियल ईयर को। किसको डील करता है? फाइनेंशियल ईयर को। ये बोलते हैं कंपनी के केस में, ध्यान रखना, कंपनी के केस में, पार्टनरशिप के केस में नहीं, प्रोप्राइटरशिप के केस में नहीं। किसके केस में? कंपनी के केस में, या किसी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब जो रजिस्टर्ड है उनके केसेस में फाइनेंशियल ईयर का मतलब होगा जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, लेकिन एंड कब होगा? फटाफट बोलो, 31 मार्च को। जो 31 मार्च के दिन खत्म हो वो ईयर कौन सा ईयर कहलाएगा? फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। लेकिन यहाँ एक और बात बोलते हैं कि अगर 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 आपकी कंपनी जनवरी में रजिस्टर्ड हुई, नई नवेली कंपनी बनी, तो उसका फाइनेंशियल ईयर इस साल का 31 मार्च नहीं होगा। कब होगा? अगले साल का 31 मार्च होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब कुल मिला के ये बोलना चाहते हैं साहब, क्या बोलना चाहते हैं कि कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 महीने या 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए। सीधी भाषा में बात करें तो आपका ईयर एंड हमेशा 3 महीने से ज्यादा का होना चाहिए। कितने से ज्यादा का होना चाहिए? 3 महीने से ज्यादा का होना चाहिए। बिल्कुल न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी एजीएफ कब कंडक्ट करेगी? क्रिस्टीना पूछ रही है, बताओ एक न्यूली कंपनी जो आज बनी है वो एजीएम कब कंडक्ट करेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाए उसके बाद कर ले, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसको। समझ में आएगी नहीं? बट पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं? तो ये ईयर कौन सा ईयर कहलाता है बेटा? हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइनेंशियल ईयर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा फाइनेंशियल ईयर का मतलब। पक्का? तो फाइनेंशियल ईयर हम ऐसा बोल सकते हैं कि भैया मिनिमम, सारे बच्चे बताओ मिनिमम कैसा होना चाहिए? मोर देन 3 मंथ, 3 महीने से ज्यादा होना चाहिए। मैक्सिमम कितना हो सकता है? अगर मैं न्यूली स्टार्टेड कंपनी की बात करूं, स्टार्टिंग हुई है मतलब इनकॉर्पोरेट हुई मान लो 1 जनवरी को, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 15 मंथ। कितना हो सकता है बेटा? 15 मंथ। 15 महीने का हो सकता है क्रिस्टीना बेटा। और इसके बाद एजीएम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? 15 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। इन जनरल कितने महीने का होता है बेटा? 12 महीने का। जनरली 12 महीने का होता है, हमने पढ़ा है। क्लियर है कि नहीं? बोलो, इतना सबको समझ में आएगी नहीं? मैंने क्या बोला? सारे बच्चे बताओ, कम से कम फाइनेंशियल ईयर आपका क्या होना चाहिए? मोर देन 3 मंथ। मैक्सिमम कितना हो सकता? 15 महीने। 15 महीने से ज्यादा हो ही नहीं सकता। और लास्ट वन इज कौन सा बेटा? इन जनरल अगर हम कंपनी की बात करें तो हर 12 महीने में वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी। क्लियर है कि नहीं? हम ऐसा बोल सकते हैं डेफिनेशन को देख करके। क्लियर है कि नहीं? ये बोलना चाहते हैं इन शॉर्ट अगर हम समझें तो। इतना सबको समझ में आया कि नहीं? तो ये था हमारा क्या, फटाफट बोलो, थ्योरेटिकल बातें। आई होप सबको थ्योरेटिकल बातें समझ में आ गई कि नहीं? अभी तक जो हमने पढ़ा वो सबको समझ में आया कि नहीं? कौन कौन सी बातें कर ली हमने? हमने पढ़ा कि कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेंगी। कौन से सेक्शन बोलता है बनाना पड़ेंगी? सेक्शन 128। फिर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेंगे, ये कौन बोलता है? सेक्शन 129। फिर बोलते हैं कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगी अंडर सेक्शन 92। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ आएंगी? 5 चीजें आएंगी। हमने पढ़ा सेक्शन 2 क्लॉज 40 के अंदर, और एक फाइनेंशियल ईयर पढ़ा, वो सेक्शन 2 क्लॉज 40 पढ़ा। समझ में आया कि नहीं? क्या ये सबको समझ में आया कि नहीं? दैट्स इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है बेटा कुछ पॉइंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान से सुनना है, और यही हमारा प्रैक्टिकल में यूज होगा। कौन कौन सी बातें कंसीडर करना पड़ेंगी? सबसे पहली बात बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनाओगे वो
शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। भैया फॉर्मेट फिक्स कर दिया, आप अपने हिसाब नहीं चलाओगे, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट होना चाहिए फिक्स। समझ में आएगी नहीं, आड़ी टेढ़ी लाइनें नहीं खींचोगे, जैसा है वैसा बनाओगे, जैसा शेड्यूल 3 बोलेगा वैसा वैसा चलोगे। समझ में आएगी नहीं। जैसे आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो, बोले जो पापा बोल रहे वो कर रहा हूं। समझ में आ रहा कि नहीं, आपकी नहीं चलेगी, शेड्यूल 3 की चलेगी। दूसरी बात, अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर के अगर कोई दूसरी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है तो वो भी करोगे पूरी। जैसे बैंकिंग कंपनीज के ऊपर आरबीआई वाले आ जाते हैं डंडा लेके, क्या आप हमारी भी सुनो, कंपनीज एक्ट अकेले की मत सुनो। अरे हाँ है ना, इंश्योरेंस कंपनी में आईआरडीए खड़ा हुआ है, हमारी भी सुनो, हम अकेले थोड़ी ना है। समझ में आया कि नहीं, तो साहब उनकी भी सुनना पड़ती है। मतलब दूसरी कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, सेवी इनने उनने किसी ने कुछ बोला तो उनको भी सुनो, अकेले शेड्यूल 3 की मत सुनो, उनकी भी रिक्वायरमेंट पूरी कर दो। मतलब जैसे घर में अकेले पापा की थोड़ी ना सुनते हैं, मम्मी की भी सुनना पड़ती है। बोलो हाँ है ना, कभी कभी मामा जी की भी सुनना पड़ती है, चाचा की भी सुनना पड़ती है। सबकी सुनने के बाद फिर आप सोचते हो मेरा अस्तित्व कहाँ है। बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सोचता है सबकी सुनेगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं, तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 133 बोलता है कि साहब कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करना पड़ेंगे। हे भगवान, ये भी फॉलो करना पड़ेंगे। हाँ समझ में आया कि नहीं, तो सेक्शन 133 ने बोल दिया कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करना पड़ेंगे। मतलब आपको एएस भी पढ़ना पड़ेंगे। ओहो बहुत दिक्कत है। और सर क्या और बता दो, और कुछ बचा हो तो। और बोलते हैं देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके एएस नहीं है, लेकिन ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने समय समय पर कुछ गाइडेंस नोट निकाले हैं, सजेशन दिए हैं, डिस्क्लोजर का तरीका बताया है। तो अगर किसी चीज के बारे में इनने बताया तो चूंकि ये अकाउंट की सुप्रीम अथॉरिटी है, इसलिए इनकी भी सुनो, और इनकी सुनने के बाद आप अपने क्या बनाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। दैट्स इंपॉर्टेंट। क्लियर है कि नहीं, मतलब ये सारी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करना पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय। क्लियर हुआ कि नहीं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सारे बच्चे उसका आंसर दो। क्या एएस फॉलो करना मैंडेटरी है? क्या एएस फॉलो करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपनी को मैंडेटरी है? आंसर इज एस। क्यों? सेक्शन 133 बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए बनना चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी। समझ में आ रहा कि नहीं भैया, फॉलो करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। जो यहां लिखा है ये सब फॉलो करना मैंडेटरी है। इज दैट क्लियर? बनेगा? कोई डाउट नहीं। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 सेक्शन 129 the clause of company may be notified the central government from the time to time shall mandatory file their financial statement। जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंपनियां क्या करेंगी, दैट्स इंपॉर्टेंट, फाइल करेंगी। वो XBRL, क्या बोला मैंने, XBRL के फॉर्मेट में होना चाहिए। किसके फॉर्मेट में होना चाहिए, सारे बच्चे बताओ। XBRL के फॉर्मेट में होना चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंपनी फाइल करेगी क्या, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, जोर से बोलो। XBRL। एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेते हैं इसका, समझ में आ रहा कि नहीं, क्या पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म। क्या है इसका फुल फॉर्म? एक्सटेनेबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। क्लियर है कि नहीं। इस फॉर्मेट में क्या करना पड़ेंगे उनको,
फाइल करना पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? दैट्स इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। XBRL की फॉर्मेट में उसको जमा करना पड़ते हैं। तो ये कुछ बातें और दैट्स इम्पोर्टेंट। सर ये क्या होता है, ये क्या होता है कृष्णा? इसी के लिए तो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैं सारी रिपोर्टिंग आपको बताऊंगा कैसे कैसे होती है, क्या क्या बनता है, कौन कौन सी बातें बनती हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है तुमको, मैं सब पढ़ाऊंगा। शेड्यूल 3 क्या है वो भी पढ़ाऊंगा, एनुअल रिपोर्ट कैसे बनती है वो भी बताऊंगा, एनुअल रिटर्न कैसे बनती है वो भी बताऊंगा, XBRL कैसे बनता है ये भी बताऊंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए तो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी पहले ये पढ़ना है, ये तो डिसाइड कर लें हमको क्या क्या पढ़ना है। समझ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ऐसा नहीं P&L बनाया, बैलेंस शीट बढ़ाई, मुक्ति पाई। वो प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में होता है। कंपनी के अंदर तो बहुत सारी बातें होती हैं, क्लियर है कि नहीं? तो वो सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। आई होप सबको एक सीक्वेंस समझ में आ गया कि नहीं। हमको बहुत सारी बातें करना है, ये तो समझ में आ गया होगा कि केवल बैलेंस शीट P&L से कुछ होने वाला नहीं है, बहुत कुछ पढ़ना है इसके अंदर। चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, जितना पढ़ो उतना कम है, बट फिर भी अपन उसके फॉर्मेट को डिटेल में पढ़ेंगे। इतना करेंगे कि हमको चीजें समझ में आ जाएं, क्वेश्चंस आए तो हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। क्लियर? पीछे समझ में आया समझ में? गुड। चल तो ये था बेटा हमारा क्या सारी बातें। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहले हम पढ़ेंगे क्या? शेड्यूल 3। पहले क्या पढ़ेंगे? शेड्यूल 3, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे P&L और बैलेंस शीट। तो हेडिंग डालें। अब हमारा प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल 3। थ्योरेटिकल बातें मेरी तरफ से क्या हो गई? खत्म। अब आ जाते हैं कुछ प्रैक्टिकल्स बातों पर। क्या क्या? तो इंपॉर्टेंट इज दैट शेड्यूल 3 सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेड्यूल 3 के 3 डिवीजन है बेटा कंपनीज एक्ट में। डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। शेड्यूल 3 में कितने डिवीजन हैं? कोई पूछे आपसे तो बता सकते हो कितने डिवीजन हैं? 3। कौन कौन से? डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। छोटी कंपनियां, गरीब कंपनियां, उनको बनाना पड़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिवीजन 1 के हिसाब से। डिवीजन 1 वाली कंपनियां आप ऐसा लिख लो, अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ अप टू 250 करोड़। अनलिस्टेड कंपनी, पहली बात तो डिवीजन 1 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पे लगेंगे? अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ अप टू 250 करोड़। अगर आपकी कंपनी की नेटवर्थ 250 करोड़ रुपए तक है और आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो तो आप डिवीजन 1 के फॉर्मेट फॉलो करोगे। कौन से फॉर्मेट? फटाफट बोलो। डिवीजन 1 के। यहां लिखा है ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 लगते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 उन्हीं कंपनी के ऊपर लगते हैं जो अनलिस्टेड है और हैविंग अ नेट वर्थ अप टू 250 करोड़ से। फिर सर डिवीजन 2, डिवीजन 2 किसके ऊपर लगेगा? सारी लिस्टेड कंपनी के ऊपर लगेगा, ऑल द लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड पे भी लगेगा जिनकी नेट वर्थ क्या है? जोर से बोलो, 250 करोड़ से ज्यादा है, उनको डिवीजन 2 के फॉर्मेट एप्लीकेबल होंगे। सर ये फॉर्मेट सेम है कि अलग अलग है? बहुत फर्क है बेटा। ये बड़ी कंपनियां IFRS लगाने लग गई हैं, जिनको हमारी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या IND-AS बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? IND-AS। मतलब इनके ऊपर रूल 2015 लगते हैं, IND-AS रूल 2015। वो कंपनियां जिनके ऊपर IND-AS रूल 2015 लगते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा उनके ऊपर कौन सा वाला शेड्यूल 3 लगेगा। जोर से बोलो, डिवीजन 2। कौन सा वाला फॉर्मेट? डिवीजन 2। फिर एक और है, कौन सा? डिवीजन 3। डिवीजन 3 जो है वो है NBFC के लिए,
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी अगर आपकी कंपनी है, स्पेशल कंपनी है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो कंप्लाई विथ इंड एस, जिनके ऊपर इंड एस लग रहे हैं, वो कौन सा वाला फॉर्मेट फॉलो करती हैं? डिवीजन 3। तो सर 3 फॉर्मेट है? हाँ साहब हाँ, 3 फॉर्मेट हैं। क्लियर है कि नहीं? ये तीनों फॉर्मेट हमको पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं? दैट्स इंपॉर्टेंट। पहले ये सीए इंटर में है, ये सीए फाइनल में है, ये सीए बनने के बाद पढ़ना पड़ता है। ओहो, और हमको यही पढ़ना है सब कुछ। समझ में है कि नहीं? दैट्स इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये सब हमको पढ़ना है। देखो मैं थोड़ा सा आपको फर्क बताऊं कि डिवीजन 1 की बैलेंस शीट अगर आप देखोगे ना, तो बैलेंस शीट में पहले लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, थोड़ा बहुत सबने पढ़ रखा होगा, और फिर आती हैं असेट्स। क्या आती हैं? फटाफट बोलो। लेकिन डिवीजन 2 की बैलेंस शीट देखोगे, डिवीजन 2 की बैलेंस शीट देखोगे तो पहले आएगी असेट। पहले क्या आएंगी? असेट। और नीचे मिलेगी क्या बेटा? इक्विटी। क्या मिलेगी? इक्विटी। समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब उल्टी बैलेंस शीट दिखेगी। उससे होगा क्या? पहचान आ जाएगी। पहचान क्या? अगर बैलेंस शीट ऐसी है जिसमें पहले असेट दे रखी हैं, दैट मींस वो कौन सा वाला डिवीजन फॉलो कर रही हैं? डिवीजन 2। और जिसमें पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा है, उनके ऊपर क्या लग रहा है? डिवीजन 1। समझ में आया कि नहीं? बैलेंस शीट उल्टी है बेटा। क्लियर है कि नहीं? इज दैट क्लियर? तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस तरीके से किसके ऊपर डिवीजन 1 लगेगा, किसके ऊपर डिवीजन 2 लगेगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो केवल कौन सा वाला डिवीजन डिस्कस करने वाले हैं? डिवीजन 1। केवल क्या पढ़ने वाले हैं? डिवीजन 1। सारे बच्चे बताओ डिवीजन 1 किन के ऊपर लगेगा? अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ अप टू 250 करोड़, गरीब कंपनियां, छोटी कंपनियां, हम पहले उनके बारे में पढ़ते हैं। डिवीजन 1 इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। डिवीजन 1 इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, मतलब 2 फॉर्मेट दिए हुए हैं। सीधी भाषा में बात करें तो पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और पार्ट 2 के अंदर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का फॉर्मेट है। क्या बोला मैंने? पार्ट 1 में क्या है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और पार्ट 2 में क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। तो क्या सारी कंपनियां जो अनलिस्टेड हैं, हैविंग नेटवर्थ अप टू 250 करोड़ है, क्या उन सबको इसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट पी एंड एल बनाना पड़ेगा? अरे मैंने कुछ बोला? क्या बोला? क्या सारी कंपनियां हैविंग अ नेटवर्थ अप टू 250 करोड़ अनलिस्टेड है, क्या उन सबको इसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट पी एंड एल बनाना पड़ेगा? तो आंसर है नहीं। कुछ चीजों के ऊपर नहीं लगेगा। कुछ कंपनियां इनसे भी बच के निकल गई। कौन सी कंपनियां? ये 3 कंपनियां। कौन सी कंपनियां? 3 कंपनी को छोड़ के बाकी सबके ऊपर लगेगा। कौन कौन सी 3 कंपनियां सर? कौन कौन सी 3 कंपनियां? इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी कंपनी? इंश्योरेंस। क्यों साहब इंश्योरेंस के ऊपर क्यों नहीं लगाओगे? IRDA। IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इंडिया की, वो बताती है कि भैया हमारा फॉर्मेट कैसा होगा, तो वो अपना फॉर्मेट फॉलो करते हैं। बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी कैसे बच गई? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 शेड्यूल थे उनका खुद का, उन खुद के फॉर्मेट है, उसी में बनाते हैं। सर और पावर जनरेटिंग कंपनियां मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है जहां तक मेरे को वहां तक याद है। तो 2003 डील करता है
उनका खुद का फॉर्मेट है। तो इन तीन को छोड़ के बाकी सारी कंपनियों को शेड्यूल 3 का फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? इन तीन के ऊपर नहीं लगेगा साहब। ठीक है सर, फिर लगाना कैसे है? बस वही तो हमको अब पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं? तो बेसिकली अब हम हमारा शेड्यूल 3 पढ़ सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया किसके ऊपर लगाना है, कैसे लगाना है, क्या क्या लगाना है। ध्यान रखना, मैं पूरे चैप्टर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहले शेड्यूल 3 पढ़ा रहा हूं, डिवीजन 1 पढ़ा रहा हूं। डिवीजन 1 पढ़ लोगे, डिवीजन 2 अपने आप बनने लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनबीएफसी हमको पढ़ना नहीं है, दैट्स इंपॉर्टेंट। क्लियर है कि नहीं? दूसरी चीज, जब आप फाइनल शेड्यूल 3 पढ़ लोगे, पूरा समझ में आ जाएगा, तो फिर हम एनुअल रिटर्न बनाना सीखेंगे। एनुअल रिटर्न के बाद फिर जो आपको मैंने फॉर्मेट बताया था वो फॉर्मेट आपको सिखा दूंगा, तो काम खत्म हो जाएगा चैप्टर का। क्लियर है कि नहीं? एनी डाउट? समझ में आया इतना? अब शेड्यूल 3 क्या है साहब? शेड्यूल 3 बोल क्या रहा है? तो शेड्यूल 3 मतलब आपको समझ में आ गया, इट इज अ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट और पी एंड एल, दैट्स डिवाइडेड इन टू पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2। क्या है ये? बेसिकली डिस्क्लोजर है। क्या है बेटा ये? मतलब सिंपल सी भाषा में बात करें, अकाउंटिंग हो चुकी है, लोगों को बताना है। क्या बताना है? कि हमारी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मेरी बुक्स में बिल्डिंग आ रही है। क्या आ रही है? अब मेरे को बताना है बिल्डिंग कहां दिखाऊं, बैलेंस शीट में कैसे दिखाऊं। तो आप अपने मन से नहीं दिखाओगे, कौन बताएगा? शेड्यूल 3 बताएगा। कौन बताएगा? शेड्यूल 3। इतना समझ में आया कि नहीं? एनी डाउट? बच्चा बोल रहा है सर बक्सो बहुत थ्री पढ़ा दिया आज आपने। ठीक है, तो आज हम यही समाप्ति की घोषणा करते हैं, इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। ओके चल, तो सारे बच्चे पढ़ के आए इतना। बाय बाय। ओके शिल्पी, आपकी हमने सुन ली, थैंक यू, धन्यवाद। हम सुन सकते हैं आपकी, भले श्रेया